नमस्कार। देखिए, आज के इस वीडियो में वर्ल्ड ज्योग्राफी के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस वीडियो में ज्वार और भट्ठा के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़े थे और आज हम देखेंगे ज्वार और भट्ठा। इसके बारे में हम संपूर्ण तरीका से समझेंगे कि ज्वार और भट्ठा क्यों आता है पृथ्वी पर, क्या होता है और दो ज्वारों के बीच जो है कितने समय का अंतर होता है। इन तमाम तरह की चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे और इसी वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, कैसे लगता है, ये सब तरह के चीज़ों को हम समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर टेस्ट भी लगाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि ज्वार और भट्ठा क्या है। तो देखिए, सूर्य या चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और सागरीय जल का नीचे उतरना भाठा कहलाता है। देखिए, सूर्य का और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो समुद्र का पानी है, जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल उपस्थित है और 29% भाग पर स्थल है। ठीक है, तो जो समुद्र का पानी है वह ऊपर उठता है सूर्य या फिर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो उसको हम लोग ज्वार के नाम से जानते हैं। और जब समुद्र का पानी नीचे उतरता है यानी पीछे भागता है, तो उसको हम लोग भाठा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल में परिभाषा हो गया इसका। पृथ्वी पर ज्वार और भट्ठा आने के दो कारण हैं। कितने कारण हैं? प्रमुख दो कारण हैं। पहला कारण है कि पृथ्वी पर चंद्रमा एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, पृथ्वी पर चंद्रमा का और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण ज्वार और भट्ठा उत्पन्न होता है। दूसरा कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अब देखिए, दोनों को हम समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जब दो पिंडों के बीच बल लगता है तो उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी वस्तु हो, उन वस्तुओं के बीच बल लगता है। कोई भी वस्तु हो वो एक दूसरे वस्तु को आपस में खींचते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया, इन सब के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, क्योंकि ये सब एक दूसरे को आपस में खींचते हैं। उसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए, पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल क्या है कि पृथ्वी द्वारा अपने संतुलन बनाए रखने के लिए लगाए गए बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। देखिए, जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ता है, मतलब पृथ्वी पर एक साइड बल लगता है, तो पृथ्वी अपने आप दूसरे साइड बल लगा देती है, क्योंकि ताकि संतुलन बना रहे। उसी को हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप बाल्टी में पानी लेकर जा रहे हैं, तो बाल्टी को आप एक हाथ से पकड़ेंगे, तो जब आप बाल्टी को एक हाथ से पकड़ते हैं तो आपका जो शरीर है वो बाल्टी की तरफ झुक जाता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अपना दूसरा हाथ उसको उठा देते हैं, ताकि हमारे शरीर का संतुलन बना रहे। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी पर एक तरफ जब ज्वार या फिर भट्ठा आता है, मतलब एक तरफ ज्वार आता है, तो पृथ्वी दूसरे तरफ भी ज्वार उत्पन्न कर देती है, जिससे पृथ्वी का संतुलन बना रहे। इसको हम आगे विस्तार से समझेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि पृथ्वी पर ज्वार और भट्ठा कैसे आता है। तो देखिए, चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है और सूर्य पृथ्वी से दूर है। इस वजह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक लगता है और सूर्य दूर है, इस वजह से कम लगता है। जाहिर सी बात है, और आप इमेज में भी देख रहे हैं कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन है, तो चंद्रमा है, और उसके बाद दूर पर कौन है, तो सूर्य है। तो आप ध्यान से देख कर बताइए कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक लगेगा कि सूर्य का अधिक लगेगा। जाहिर सी बात है कि चंद्रमा वो पृथ्वी के नज़दीक है, तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक लगेगा क्योंकि वह नज़दीक है, और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल कम लगेगा क्योंकि सूर्य पृथ्वी से थोड़ा दूर है। ठीक है, तो इनका अनुपात 6:11 होता है। यानी जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है वह 6 लगता है, और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है वह 11 लगता है। यानी सूर्य की अपेक्षा देखा जाए तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग दुगुना है सूर्य से। ठीक है, पृथ्वी पर। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, हम समझते हैं कि ज्वार और भट्ठा कैसे आता है। देखिए, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, और सबसे दूर कौन है, सूर्य है। तो जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है, तो पृथ्वी पर तो 71% भाग पर जल है, तो जो समुद्र का पानी है वह चंद्रमा की ओर जाने लगता है।
किधर जाता है, चंद्रमा की ओर जाता है, यानी चंद्रमा की ओर छलकता है। जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर बाल्टी में पानी रखा है और आप उस बाल्टी के पानी को अपनी ओर खींचिएगा तो जो बाल्टी में पानी है वो भी आपके तरफ छलकेगा। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा का जब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर लगता है, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसको आकर्षक शक्ति कहते हैं। तो जो पृथ्वी पर पानी है वो चंद्रमा की ओर छलक जाता है। पृथ्वी का जो पानी है वो चंद्रमा की ओर क्या हो जाएगा, छलक जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वार। और छलकेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर पीछे भागेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे भाटा। ठीक है, ये जो उभरा हुआ है इसी ये दर्शाता है कि जो पृथ्वी पर पानी है वह छलका है, और किधर छलका है, तो चंद्रमा की तरफ छलका है। तो उसी को हम लोग ज्वार और भाटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर यानी चंद्रमा जो है जब पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है तो पृथ्वी पर जो पानी है, समुद्र का पानी है, वो चंद्रमा की ओर छलकता है, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वार। और फिर जो छलका है पानी वो फिर अब धीरे धीरे नीचे आके पीछे भागेगा, नीचे उतरेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं भाटा। तो इस तरह से चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। अब देखिए, ज्वार जो है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, तो दो तरह के। एक होता है प्रत्यक्ष ज्वार और एक होता है अप्रत्यक्ष ज्वार। आइए अब इसको समझते हैं। तो देखिए, प्रत्यक्ष ज्वार जो है चंद्रमा के पृथ्वी को अपनी ओर खींचने के कारण जो ज्वार उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। अभी आप जाने कि चंद्रमा जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर का जो जल है वह छलकता है चंद्रमा की ओर। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो चंद्रमा है इसका गुरुत्वाकर्षण बल जब पृथ्वी पर लगेगा तो पृथ्वी का जो जल है वह चंद्रमा की ओर छलकेगा, जिसको हम लोग ज्वार और भाटा कहते हैं। तो जब पृथ्वी का जल चंद्रमा की ओर छलकता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये उभरा हुआ जो है ये कौन सा ज्वार को दर्शाता है, तो प्रत्यक्ष ज्वार को दर्शाता है। क्योंकि चंद्रमा जब पृथ्वी को अपनी ओर खींचा है तब जाके पृथ्वी का पानी जो है चंद्रमा की ओर छलका है, तो जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, अब जरा अपने दिमाग से सोचिए कि जब पृथ्वी का पानी चंद्रमा की ओर छलकेगा, इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी जो है चंद्रमा की ओर थोड़ा झुक जाएगी, हिलेगी, झुक जाएगी कि नहीं झुक जाएगी चंद्रमा की ओर, 100% झुकेगी। क्योंकि चंद्रमा जो है उसको पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। इस वजह से पृथ्वी का पानी जो है छलकेगा चंद्रमा के तरफ, जिस वजह से पृथ्वी थोड़ा झुक जाएगी। अब पृथ्वी जब झुक जाएगी तो पृथ्वी अपना बैलेंस बनाने के लिए चंद्रमा के दूसरी तरफ यानी पृथ्वी के इस साइड जो है ऑटोमेटिक पृथ्वी अपने आप बल लगाएगी। पृथ्वी क्या करेगी, बल लगाएगी, जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, ताकि पृथ्वी का बैलेंस बना रहे। क्योंकि चंद्रमा खींच रहा है तो पृथ्वी जो है चंद्रमा की तरफ झुक जाएगी। इस वजह से पृथ्वी इस साइड मतलब अपना बैलेंस बनाने के लिए दूसरे साइड जो है बल लगाएगी, और उस बल के कारण भी पृथ्वी पर जो है ज्वार उत्पन्न होता है, और उस ज्वार को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार। उस ज्वार को क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष ज्वार कहा जाता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी को अपना संतुलन बनाना जरूरी है, इस वजह से चंद्रमा जब पृथ्वी को एक तरफ खींचता है तो वह ज्वार जब उत्पन्न होता है तो उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्वार। इसलिए पृथ्वी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरे तरफ भी ज्वार उत्पन्न करती है, अपकेंद्रीय बल लगाकर। उस ज्वार को कहा जाता है अप्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रत्यक्ष ज्वार क्या है और अप्रत्यक्ष ज्वार क्या है। चंद्रमा के कारण जो ज्वार पृथ्वी पर उत्पन्न होता है और चंद्रमा के तरफ होता है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष ज्वार, और पृथ्वी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरे तरफ भी ज्वार उत्पन्न करती है अपकेंद्रीय बल लगाकर, उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष ज्वार। ठीक है, अब आइए हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। जैसे पृथ्वी के किसी एक स्थान पर चंद्रमा से उत्पन्न दो ज्वारों के मध्य 24 घंटा 52 मिनट का अंतर होता है। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि पृथ्वी के किसी एक स्थान पर ज्वार उत्पन्न हो गया, तो पृथ्वी के फिर उसी स्थान पर फिर कितना समय बाद ज्वार उत्पन्न होगा, तो 24 घंटा 52 मिनट में। यही ये पूछ रहा है कि मान लीजिए कि पृथ्वी के कोई भी स्थान हो तो वहाँ पर जो है चंद्रमा के कारण ज्वार उत्पन्न हो गया, तो फिर उसी स्थान पर जो है 24 घंटा 52 मिनट में दूसर का ज्वार जो है उत्पन्न होगा। अब ये कैसे होगा इसको हम समझते हैं।
जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है पृथ्वी है और ये क्या है, चंद्रमा है। तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों सीक में है और दोनों सीक में रहेंगे तभी जाके ज्वार उत्पन्न होगा पृथ्वी पर, अन्यथा नहीं होगा। तो ये दोनों जो है सीक में है। तो अब जरा इसको सोचिए कि ये वाला स्थान पर जो है चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर ज्वार उत्पन्न हो गया है। इस स्थान को हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है। इस स्थान का क्या नाम है, ए है, ठीक है। अब बताइए कि पृथ्वी जो है 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करती है। तो इस स्थान पर जो है ज्वार उत्पन्न हो गया है चंद्रमा के कारण ए स्थान पर। अब पृथ्वी को जो है फिर इसी स्थान पर आने में कितना समय लगेगा, 24 घंटा लगेगा, क्योंकि पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगाती है। तो मान लीजिए कि पृथ्वी जो है ए स्थान से चलना प्रारंभ की, तो घूमते घूमते जब फिर ए स्थान पर आएगी तो उसको 24 घंटा लगेगा एक चक्कर मारकर आने में। तो 24 घंटा लग गया ए स्थान को ए पर ही आने में, पूरा कितना समय लग गया, 24 घंटा। अब बताइए कि चंद्रमा जो है ये भी तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा एक के स्थान पर तो रहेगा नहीं, चंद्रमा भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो चंद्रमा मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आगे बढ़ गया। अब चंद्रमा यहाँ पर आगे बढ़ गया और ए स्थान यहाँ पर है। तो ए स्थान अभी भी पृथ्वी घूमेगी, तो पृथ्वी और घूमते घूमते यहाँ पर आ जाएगी इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पॉइंट को मान लेते हैं हम एक, क्या मान लेते हैं, एक। तो ए पॉइंट जो है पृथ्वी मान लीजिए ए पॉइंट से चलना प्रारंभ की, तो 24 घंटा में एक चक्कर मार के ए पॉइंट पर आ गई। और फिर थोड़ा और आगे पृथ्वी बढ़ेगी तो 1 नंबर पॉइंट पर आएगी। कितने नंबर पर, 1 नंबर। और चंद्रमा भी थोड़ा क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जाके जो है ए वाला पॉइंट अब आ गया 1 पर। ए वाला पॉइंट कहाँ पर आ गया, 1 पर। अब चंद्रमा के कारण फिर यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होगा। तो देखिए ए पॉइंट से और 1 पॉइंट तक जाने में 52 मिनट समय लगता है। कितना समय लगता है, 52 मिनट। और पृथ्वी को ए पॉइंट से घूमकर फिर ए पॉइंट पर ही आने में 24 घंटा का समय लगता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो है पृथ्वी के किसी एक स्थान पर चंद्रमा से उत्पन्न दो ज्वारों के मध्य 24 घंटा 52 मिनट का अंतर होता है। क्योंकि ए पॉइंट जो है, पृथ्वी ए पॉइंट से चलना प्रारंभ की और ए पॉइंट पर आई 24 घंटा में, और फिर ए पॉइंट जो है थोड़ा आगे बढ़ा और 1 नंबर पॉइंट पर चला गया 52 मिनट में। और चंद्रमा भी थोड़ा और आगे बढ़ गया, क्योंकि चंद्रमा भी तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए चंद्रमा थोड़ा और आगे बढ़ा और तब जाके 1 नंबर पॉइंट पर जो है ज्वार उत्पन्न हो गया। और 1 नंबर पॉइंट पर तो ए पॉइंट जाके पहुंचा है। इसलिए पृथ्वी के किसी एक स्थान पर 2 ज्वार आता है तो उसमें जो है 24 घंटा 52 मिनट का अंतर होता है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा है कि एक स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं, तो एक ज्वार और दूसरे ज्वार के मध्य 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। इसका मतलब क्या है कि अभी आपको शुरू में ही बताया गया अपकेंद्रीय बल, कि पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण भी ज्वार उत्पन्न होता है। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है चंद्रमा है और ये है पृथ्वी, और दोनों सीक में है। तो चंद्रमा के कारण जो है पृथ्वी के इस वाले स्थान पर जो है ज्वार उत्पन्न हो गया। तो ये बताइए कि पृथ्वी पर जब इस वाले स्थान पर मान लीजिए कि ए पॉइंट है, तो इस ए पॉइंट पर ज्वार उत्पन्न हो गया चंद्रमा के कारण, तो पृथ्वी जो है अपना बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के दूसरे तरफ भी ज्वार उत्पन्न होगा। तो इस वाले स्थान पर ज्वार उत्पन्न हो गया। तो ये ज्वार जो है अपकेंद्रीय बल के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है, तो अपकेंद्रीय बल के कारण हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि पृथ्वी जो है अब एक चक्कर पूरा करेगी, मारेगी एक चक्कर, क्योंकि उसका काम है पृथ्वी का घूमना, और चंद्रमा भी जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा के इस ए स्थान से इस वाले बी स्थान पर, मान लीजिए ये बी स्थान है, तो ए स्थान से बी स्थान पर आने में उसको कितना समय लगेगा, आधा है, आधा वृत्त है, अर्धवृत्त। तो 24 घंटा में एक चक्कर पूरा करते हैं तो इसको 12 घंटा लगेगा। ए स्थान से बी स्थान पर आने में कितना समय लग जाएगा, 12 घंटा, ठीक है। अब देखिए चंद्रमा भी यहाँ पर रुका नहीं रहेगा, चंद्रमा भी इसका चक्कर लगाएगा। तो चंद्रमा थोड़ा मान लीजिए आगे बढ़ गया, तो जैसे ही चंद्रमा आगे बढ़ेगा और पृथ्वी का ए स्थान भी आगे बढ़ेगा, अब यहाँ पर ज्वार उत्पन्न हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं, पृथ्वी के इस भाग पर ज्वार उत्पन्न होगा। तो इसके विपरीत जो है पृथ्वी अपना संतुलन बनाए रखने के लिए इस वाले स्थान पर जो है ज्वार उत्पन्न कर देगी, ठीक है। तो इस वाले बी स्थान से इस वाले स्थान के बीच आने में कितना समय लग गया, 26 मिनट। कितना लग गया, 26 मिनट।
इसलिए कहा जाता है कि एक स्थान पर 2 बार ज्वार आते हैं तो एक ज्वार और दूसरे ज्वार के मध्य 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या है और क्यों लगता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं चंद्र ग्रहण। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। तब पृथ्वी की छाया के कारण उस पर अंधेरा छा जाता है। उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं और चंद्र ग्रहण जो है हमेशा पूर्णिमा की रात को होता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है चंद्रमा है और ये पृथ्वी है और ये सूर्य है। ठीक है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, ध्यान से देखिए, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो जो सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि बीच में कौन है? पृथ्वी है। और पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश को रोक देती है, वो ढक देती है, जिस वजह से पृथ्वी का जो छाया है वो चंद्रमा पर जाके पड़ जाता है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण चंद्रमा पर अंधेरा छा जाता है, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी से देखने के बाद चंद्रमा जो है अंधेरा दिखाई देता है, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण के नाम से जानते हैं। ठीक है। ध्यान रखना है आपको कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से पृथ्वी का जो अंधेरा है, पृथ्वी का जो छाया है वो चंद्रमा पर पड़ता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी रोक देती है, क्योंकि बीच में ही पृथ्वी आ जाती है। इस वजह से चंद्रमा जो है दिखाई नहीं देता है, जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है। अब आइए हम समझते हैं सूर्य ग्रहण। तो देखिए, जब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर न पड़कर चंद्रमा की परछाई पड़े तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। और सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या को लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? तो अमावस्या का लगता है। और चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को लगता है। ठीक है। तो देखिए, सूर्य ग्रहण जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, किनके बीच में? जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हैं कि पृथ्वी के और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो जो सूर्य का प्रकाश है वो सब के सब जो है चंद्रमा पर पड़ता है, और चंद्रमा की जो छाया है वो पृथ्वी पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पृथ्वी पर, जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है और सूर्य के प्रकाश को जो है चंद्रमा रोक देता है, जिस वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर जो है ज़्यादा नहीं पड़ पाता है। और हम लोग जब पृथ्वी से देखते हैं सूर्य को तो सूर्य जो है आधा दिखाई देता है, कटा फटा दिखाई देता है। उसी को हम लोग सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। ठीक है। देखिए, चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका है, इसलिए प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण लग जाएगा और प्रत्येक पूर्णिमा को जो है चंद्र ग्रहण लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यह हमेशा नहीं होता है, क्योंकि जो है चंद्रमा जो है अपने स्थान पर 5 डिग्री झुका है। अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका है? तो 5 डिग्री झुका है। क्योंकि देखिए, हमेशा अमावस्या को जो है सूर्य ग्रहण एवं पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगने के लिए तीनों को, यानी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, इन तीनों को एक लाइन में रहना चाहिए। जब एक लाइन में रहेगा तभी जाके हमेशा अमावस्या को सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन ये एक लाइन में हमेशा नहीं रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है अपने स्थान पर यानी अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका है। इस वजह से वो हमेशा आगे निकल जाता है। चक्कर लगाने में हमेशा क्या हो जाता है? आगे निकल जाता है। और तीनों एक लाइन में होते नहीं हैं हर अमावस्या को या फिर हर पूर्णिमा को। इस वजह से हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण और हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं लगता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, एक साल में 7 सूर्य ग्रहण और 7 चंद्र ग्रहण लग सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक साल में लगभग जो है 7 सूर्य ग्रहण और 7 चंद्र ग्रहण ही लग सकता है, इससे अधिक नहीं लगेगा। सूर्य ग्रहण के समय सबसे ज़्यादा पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित होती है, इसलिए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसा कि आपको पता होगा कि देहात में या फिर गाँव में जो है लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नहीं देखा जाता है। तो इसका कारण यह है कि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य से जो है पराबैंगनी किरणें बहुत ज़्यादा उत्सर्जित होती है, इसलिए हम लोग उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ताकि इन आंखों में जो है अनेक तरह की बीमारियां हो सकती है। इस वजह से जो है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को देखने से मना किया जाता है।
21वीं सदी का सबसे लंबा जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण 22 जुलाई 2009 को लगा था। कब लगा था? तो 22 जुलाई 2009 को सबसे लंबा सूर्य ग्रहण लगा था। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाले कितने बल होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि दो बल होता है। एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल जो सूर्य और चंद्रमा का होता है, और एक होता है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। यानी दो बल होते हैं जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। उसके बाद प्रश्न है किसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर जो है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है। उसके बाद प्रश्न है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संबंध में प्रगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए, प्रगामी तरंग सिद्धांत के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है, और इसका प्रतिपादन जो है विलियम बेबेल ने किया था। यह वैज्ञानिक का नाम है विलियम बेबेल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव अधिक होता है। बताना है आपको कि ज्वार भाटा जो पृथ्वी पर उत्पन्न होता है उसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका होता है। तो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है चंद्रमा है और सबसे दूर है सूर्य। इस वजह से चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर अधिक पड़ता है, यानी चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा के कारण जो है इसका पृथ्वी पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। उसके बाद प्रश्न है कि विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, याद रखना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फंडी की खाड़ी में। फंडी की खाड़ी में जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार उत्पन्न होता है। उसके बाद प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण, एक होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, और एक होता है वलयाकार सूर्य ग्रहण। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रमा की किस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुल मून में। फुल मून में जो है चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में पृथ्वी पर चंद्रमा की कौन सी 2 परछाइयां बनती है। आप इमेज में देखे होंगे जब थ्योरी हम आपको बता रहे थे उस समय, तो जो है 2 परछाइयां होती है। एक होता है प्रछाया यानी उम्ब्रा कहते हैं, और एक होता है उपछाया जिसको पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है इस घटना को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है कि उसको जो है चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसको कहते हैं चंद्र ग्रहण, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण। ठीक है। उसके बाद है कि खगोल विज्ञान की भाषा में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में होते हैं तो इस स्थिति क्या कहलाती है, वह स्थिति जो है क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युति वियुति, यानी इंग्लिश में उसको कहते हैं सिजिकी। देखिए, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन में आ जाता है सीधे, तो उस स्थिति को जो है युति वियुति के नाम से जाना जाता है। अगला है प्रश्न कि डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि इसको जो है डायमंड रिंग कहा जाता है। तो ये जो है किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है, और आप जाने अभी कि सूर्य ग्रहण जो है 3 प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है डायमंड रिंग दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय तक हो सकता है। तो ये जो है 7 मिनट 40 सेकेंड तक जो है हो सकता है पूरे सूर्य ग्रहण अधिकतम समय में। ठीक है। उसके बाद है कि सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है। तो हमेशा जो है अमावस्या की रात को जो है सूर्य ग्रहण लगता है, और जो पूर्णिमा की रात होती है तो वहाँ उसमें जो है चंद्र ग्रहण लगता है, ये आपको पता है। उसके बाद है कि पृथ्वी पर मुख्यतः कितने प्रकार के ग्रहण होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है सूर्य ग्रहण और एक होता है चंद्र ग्रहण।